बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 7 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 12 पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात रिकॉल करवा दूं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था और उससे रेलिवेंट स्टूडेंट्स हमने न्यूमेरिकल्स जो थे वो अटेम्प्ट किए थे और उनको कंप्लीट किया था। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो गिवन डाटा दिया गया, हमने उस गिवन डाटा को पुट किया एक स्पेसिफिक केसी कांस्टेंट की वैल्यू में। सेकंड नंबर पे हमने उन गिवन डाटा की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया और थर्ड स्टेप में हमने स्टूडेंट्स क्या किया, उस न्यूमेरिकल के यूनिट्स को मेजर किया। ठीक है, तो जैसा कि हमारा प्रीवियस टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का था, तो आज लीनियर चेन के हिसाब से देखा जाए तो आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से काफी हद तक रिजेंबल करता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा, आज उसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस की बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? अहमियत। ठीक है, सिग्निफिकेंस। तो आइए कुछ बातें डिस्कस करते हैं रेलिवेंट टू दिस टॉपिक। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये कि हमने क्या किया लास्ट टाइम, इंसर्टिंग की। इंसर्टिंग मतलब हमने पुटिंग की क्या चीज, न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्या चीज? न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज वो वैल्यूज थी जो कि गिवन डेटा की फॉर्म में हमें मिली थी। जैसे वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को हमने इंसर्ट किया, तो इंसर्शन के बाद आपने याद रखना है कि वो तो हमने क्योंकि सॉल्व किए थे तो वो सॉल्व हो गए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की इंसर्शन करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन में इनकी एडिशन के बाद हमें 2 चीजें उस कह लीजिए नजर आती हैं केमिकल रिएक्शन में। पहली, केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चलता है। सेकंड, उन वैल्यूज की एडिशन के बाद रिएक्शन की एक्सटेंशन या एक्सटेंड होने का पता चलता है कि ये रिएक्शन कितना फैलेगा। ठीक है, एक्सटेंड का मतलब फैला हो। अब यहां पे जो बात डायरेक्शन की है, वो तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये पता है कि डायरेक्शंस 2 तरह की हैं। फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड एंड द सेकंड वन इज रिवर्स। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, जब एक रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन कब होती है और रिवर्स कब होती है, उसको प्रॉपरली एक सपोज करदा मेथड के थ्रू हम देखेंगे। वैसे तो हमने सिंपली ये पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन होके या स्प्लिट या डिकम्पोज होके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं, इट इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ये एक्चुअल में इनकी डायरेक्शंस थी। लेकिन अभी क्योंकि हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया है, तो इंसर्शन के बाद वैल्यूज की इंसर्शन या एडिशन के बाद केमिकल रिएक्शन में जाहिर सी बात है कुछ चेंज आएगा, और
उन वैल्यूज के चेंज की वजह से जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की, एक्चुअली उसमें भी कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे उसी चेंज की मेजरमेंट करने लगे हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम प्रेडिक्शन करेंगे, मीन टू से हम सपोज करके ये आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगर हमने इंपॉर्टेंस देखनी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इसी से रेलिवेंट हमारी जो पहली हेडिंग है आप बुक पे देख सकते हैं, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि एक जो रिएक्शन है इसकी डायरेक्शन को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कैसे सपोज कर सकते हैं। पहली बात जो स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स वो ये कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI, ठीक है। अगर इस केमिकल रिएक्शन को मेजर किया जाए तो इसका जो आंसर है मेजरमेंट का वो 57 बनता है, ठीक है, एट 700 केल्विन। अब ये 700 केल्विन क्या है, आपको ये बताया था कि 700 केल्विन एक्चुअल में क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और हमने ये प्रीवियस टॉपिक में भी देखा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर रिएक्शन डिपेंड करता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन मैंने लिखा H2 प्लस I2 टू फॉर्म 2HI, ये एक्चुअल में एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिएक्शन बना, यानी कह सकते हैं हम Kc, और Kc का आंसर जो हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर आया 57, किस टेम्परेचर पे, एट 700 केल्विन। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे एक रिएक्शन था। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो चेंजेस हुई वो ये हुई कि हमने इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है, यानी वैल्यूज की एडिशन करनी है। हम जैसे ही इसमें वैल्यूज की एडिशन करेंगे तो उस एडिशन की वजह से चेंजेस आएंगी, और उन्हीं चेंजेस की वजह से कह लीजिए कि हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप जरा बुक पर आ जाइए, पेज नंबर 12 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Knowing the numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction, मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें अगर पता चल जाए, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन और उसका जो एक्सटेंट होना है, यानी उसका जो फैलाव है, हम उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से टॉपिक बना प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन की प्रिडिक्शन कैसे करेंगे उसकी डायरेक्शन की। कहा जाता है जी कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड, कि किसी भी रिएक्शन को अगर आपने खास लेवल पे, खास लम्हे पे प्रिडिक्ट करना है, अगर उसकी डायरेक्शन देखनी है तो आपको प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। कैसे? बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो कैसे होगा कि जब आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कंसंट्रेशन यानी अमाउंट, मोलर कंसंट्रेशन कह लीजिए, जिसको हम उर्दू में मिकदार कहते हैं, आप वो पुट करेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, और ये काम आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पे करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में जो अभी हमने पढ़ा वो हम यहां तक समझ चुके हैं। अब यहीं पे 2 मिनट में आपको एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन बताता चलता हूं। ठीक है, पेज नंबर 18 पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है शॉर्ट, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो जो अभी स्टूडेंट्स मैंने पैराग्राफ स्टार्ट किया, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आप शॉर्ट में यही हेडिंग बनाएंगे और फर्स्ट 3 लाइंस इसकी जहां तक मैंने रीड किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एक्सप्रेशन लिखा है, वहां तक आप राइट करेंगे और उसके बाद आप ये वाली इक्वेशन लिख देंगे और साथ केसी की वैल्यू मेजर कर देंगे। ठीक है, सॉरी, केसी की वैल्यू राइट कर देंगे। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स के हम इस केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे, सपोज करदा जो वैल्यूज हैं, यानी सपोज करेंगे
और सपोज की हुई न्यूमेरिकल जो वैल्यूज हैं उनकी एडिशन करेंगे इस केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास H2 है, ठीक है, H2 है हमारे पास 0.10 मोल DM पर क्यूब। I2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.20 मोल DM पर क्यूब। एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड है 0.40 मोल DM पर क्यूब। ठीक है जी। अब आप अगर बुक पे देखिए तो आपको इस H2 के सराउंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट नजर आएगी, जिस तरह हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में यूज की थी। और जो आपको एक चीज न्यू यहाँ पे नजर आएगी वो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट की बेस में स्मॉल t उन्होंने पुट किया है। इस स्मॉल t का मतलब क्या है? ये स्मॉल t जो है ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। किसको? टाइम को। कि ये जो वैल्यूज हम अपनी तरफ से सपोज करके ऐड कर रहे हैं ये एक्चुअल में कुछ टाइम के लिए हैं। कुछ किसके लिए हैं? टाइम के लिए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहले हमारे पास एक केसी कांस्टेंट बना हुआ है जिसको हम यूज करके आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन अब हमने क्या किया? न्यूमेरिकल वैल्यूज की एडिशन की। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की एडिशन करेंगे तो जाहिरी सी बात है हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि अब न्यू वैल्यूज ऐड हुई हैं। इसीलिए जो अब हम कांस्टेंट यूज करेंगे एक्चुअल में वो होगा QC। QC स्टैंड फॉर कोशेंट कांस्टेंट। ठीक है। और ये तब तक रहेगा कोशेंट कांस्टेंट जब तक हमने वैल्यूज पुट की हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है। तो QC जो है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। हमें ये पता है QC का भी सेम वही मेथोडोलॉजी होगी जो हमने पुट की थी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स की। ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में हमारे पास क्या था? HI। तो आप यहाँ पे HI पुट करें और उसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि उसके मोल्स कितने हैं? 2। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में? H2 और I2। ठीक है। ये आपके पास QC चल रहा है। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं। QC इज इक्वल टू, देखिए HI की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? यहाँ पे 0.40। तो क्या होगा? 0.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.10 0.20। तो आप जब इसको स्क्वायर ले लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारा QC का आंसर आएगा 8.0। क्या आंसर आएगा? 8.0। और दूसरी बात, इस आंसर के साथ आपको कोई यूनिट नजर नहीं आ रहा, उसकी बात बड़ी सिंपल है कि हाइड्रोजन आयोडाइड के यूनिट्स हमने पहले भी मेजर किए हैं। सिंप्लीफाई करें तो वो यूनिट्स आपस में कट जाते हैं, तो इसका आंसर में यूनिट कोई भी नहीं आता। तो हम आंसर के साथ सिर्फ क्या लिख देते हैं? स्मॉल सा जी, नो यूनिट्स, कि इसके कोई यूनिट्स नहीं है, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं है। ठीक है। अब वो कैसे आएंगे? वो सिंप्लीफाई हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड में अगर आप मोल DM पर क्यूब देखें तो इसका स्क्वायर है। एक मोल DM क्यूब इससे कट जाएगा, एक मोल DM क्यूब इसके मोल DM क्यूब से कट जाएगा, तो आंसर में 9 यूनिट आएगा। अच्छा, अब यहां पर देखने वाली बात क्या है? इधर देखने वाली बात यह है कि हमने जो QC मेजर किया उसका आंसर आया 8.0। ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो QC है इसका आंसर 8.0 है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो 8.0 है, यानी उसका जो आंसर है प्रोडक्ट है वो 8.0 है। बात समझ आ रही है ना आपको? अब प्रोडक्ट का आंसर अगर QC का 8.0 है तो अगर आप इसको कंपेयर करें KC से, जो कि ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू थी वो थी 57.0, तो ये उसकी प्रोडक्ट है। यानी इस टाइम अगर आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि जो KC है इस KC की प्रोडक्ट बड़ी है, ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू QC। एज कंपेयर टू QC इट मींस दैट कि हम ये कह सकते हैं कि KC की वैल्यू बड़ी है, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा है, और QC की प्रोडक्ट क्या है? कम। ठीक है। अब अगर QC ने रिएक्शन को चलाना है
और अपनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, तो उसके बढ़ाने के लिए क्यूसी को प्रोडक्ट को ज्यादा बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? ज्यादा। इट मींस दैट कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देंगे? प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे इन द केस ऑफ क्यूसी। ठीक है, जैसे इसी केमिकल रिएक्शन को देखिए, इस केमिकल रिएक्शंस में हमने ये सारी वैल्यूज एंटर की तो आंसर 8.0 आया। ठीक है, क्यूसी का, यानी क्यूसी का जो आंसर 8.0 आ रहा है वो एक्चुअल में इसकी प्रोडक्ट का आंसर है। अब क्यूसी की अगर प्रोडक्ट कम है, अगर क्यूसी की प्रोडक्ट कम है तो क्या होगा? जाहिरी सी बात है, रिएक्टेंट्स मजीद से मजीद रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। इट मींस दैट कि क्यूसी को अभी मजीद प्रोडक्ट की जरूरत है और इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स क्या करेंगे? वो रिएक्टेंट्स मजीद क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और प्रोडक्ट बनाने के लिए जाहिरी सी बात है रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड, तो इन्हें लेफ्ट साइड से किस तरफ आना पड़ेगा? राइट साइड पे। किस साइड आना पड़ेगा? राइट साइड। जब ये लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आएंगे, इट मींस दैट के डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि हमने कैसे वैल्यू की इंसर्शन की। इंसर्शन करने के बाद हमने ये मेजर कर लिया कि एक्चुअल में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड आएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब स्टूडेंट्स आप इस पे आ जाइए टॉपिक पे दोबारा, जहां तक रीडिंग की थी उसके आगे। रिएक्शन के बाद लिखा जी वी विथड्रॉ द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, यानी हम सैंपल्स को ऐड करेंगे एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशंस, और जो मिकदारें हैं उनको डिटरमिन करेंगे, लाइक H2 गैस, I2 गैस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। सपोज करिए जी कंसंट्रेशन जो कंपोनेंट्स की हैं मिक्सचर की वो ये हैं, जिस तरह मैंने सामने व्हाइट बोर्ड पे राइट की, एंड सेम जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रही है उसकी बेस में T लिखा है। उसी T के बारे में अब हम पढ़ेंगे जी। द सबस्क्रिप्ट T with the concentration symbols means that the concentrations are measured at some time। जैसा कि आपको बताया कि जो कंसंट्रेशन है वो कुछ वक्त के लिए है, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, ये जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए। When we put these concentrations in the equilibrium constant expression, यानी जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है कांस्टेंट Kc, इसमें जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे we obtain a value called the reaction quotient QC। तो हमें जो वैल्यू आएगी मेजर करके वो QC आएगी। ठीक है, ये एक न्यू कांस्टेंट है, ये हमें खुद बनाना पड़ा क्योंकि Kc पहले से एक स्पेसिफिक वैल्यू पे मौजूद था। तो क्योंकि अब चेंजेस आनी है वैल्यूज में तो हमें एक न्यू कांस्टेंट लेना पड़ा जिसको हमने QC का नाम दिया। The reaction quotient for this reaction is calculated। तो उसकी कैलकुलेशन आपको नजर आ गई, वो सामने मैंने आपको करके बता दी, बुक पे भी सेम हुई है। आंसर क्या आया हमारे पास? 8.0। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं जी एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC, यानी 8.0 इज लेस देन Kc 57.0, तो रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो सिंपल सी बात है, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ये तब होता है जब QC और Kc की वैल्यू इक्वल होती। ठीक है, अब आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही अंडरलाइन करिए, यहीं से सारा टॉपिक जो है वो आपको प्रॉपरली जो है पिक मिलेगी समझने की। इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी मजीद प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है QC को, तब ही वो Kc के इक्वल होगा और कांस्टेंट बनेगा पूरा रिएक्शन। तो कहते हैं देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों जा रहा है वो मैंने यहां पे रीजन लिख दी कि QC जो है उसमें जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तब भी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और इसके लिए रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। ठीक है,
तो अब आगे क्या कहते हैं जी, द रिएक्शन कोशेंट QC इज यूजफुल। QC जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है बिकॉज इट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की प्रिडिक्शन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ KOC विद KC। और इसके लिए हम QC की वैल्यू को KC के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कहते हैं जी, thus we can make the following generalization about the direction of the reaction। यानी अब क्योंकि हमने एक कह लीजिए सपोज कर लिया है QC और KC की रिजेंबलनेस, तो हम 3 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। ठीक है, वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इट इज क्वाइट सिंपल। अगर हमें देखिए पहली पॉसिबिलिटी समझ आ जाती है तो बाकी 2 पॉसिबिलिटीज बहुत सिंपल है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली तो आपको यकीनन समझ आ गई है। तो अब मैं बुक के अकॉर्डिंग जो है वो इसको जरा मेजर कर देता हूं। वो क्या जी, कि पहली बात तो ये है, अगर KC बड़ा हुआ QC से तो जी सिंपल सी बात, हमने कहा डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड। ठीक है, अब मजीद इसकी कह लीजिए डेप्थ में जाए बगैर इसकी ऑपोजिट अगर हम कह लीजिए बात करें, इसी जो कंपैरिजन है इसकी, यानी अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाए कि किसी वजह से KC की वैल्यू छोटी थी लेकिन इस मर्तबा QC बड़ा हो गया, तो इट मींस दैट कि अब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन। क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन। और एक वक्त ऐसे आएगा कि जो फॉरवर्ड है वो रिवर्स के इक्वल होगा, यानी KC जो है इट इज इक्वल टू QC। तो जब KC जो है QC के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, तब ही हम कहेंगे क्या हुआ है, एक्चुअल में प्रॉपरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ चुका है बिटवीन द कंपैरिजन ऑफ KC एंड QC। ठीक हो गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया जी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब आप बुक पे अगर देखिए तो अगले पेज पे आपको 3 स्पेसिफिक डायरेक्शंस की फॉर्मेशन नजर आएगी, QC KC KC QC एंड QC इक्वल KC, और बीच में इनकी डायरेक्शंस लिखी हैं। अब देखिए कुछ बुक्स जो हैं वो ओल्ड हैं, कुछ बुक्स पे सिर्फ आपको ये सेंटर में 3 छोटी सी कह लीजिए डायग्राम्स ये बनी हुई नजर आएंगी, लेकिन जो न्यू बुक्स हैं उस पे इसके ऊपर प्रॉपर स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। अब ये स्टेटमेंट कुछ की लिखी हुई है बुक्स पे, कुछ की नहीं लिखी हुई, तो मैं ये स्टेटमेंट आपको बोल देता हूं ताकि जिनके पास राइट है उनकी कंफर्म हो जाए और जिनके पास नहीं लिखी हुई वो इसको राइट कर लें, क्योंकि ये 3 एक हिसाब से कह लीजिए जो तीनों आपके पास ये 3 डायग्राम्स हैं ये इंटरनल तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट जो भी मैं लिखवा रहा हूं आप वो लिख के ये एक डायग्राम बनाएंगे तो ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए जी, पहला जो आपको नजर आ रहा है एक छोटी सी डायग्राम QC एंड KC के दरमियान, सेंटर में फॉरवर्ड लिखा हुआ है, QC का जो सर्कल है वो छोटा है साइज में, KC का बड़ा है। ये सर्कल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि QC बड़ा है कंसंट्रेशन में। दूसरा, सेंटर में अगर आप हेडेड एरो को देखें तो जो हेड है वो KC की तरफ है, जहां पर हेड होता है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन काउंट की जाती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी जी, आप लिखेंगे इफ QC इज लेसर देन KC, हम इसे यूं भी पढ़ सकते हैं, यानी आप ये लिखेंगे, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, KC इज ग्रेटर देन QC, या आप यूं भी पढ़ सकते हैं QC इज लेसर देन KC। ठीक है, चलिए, इफ KC इज ग्रेटर देन QC कॉमा the reaction goes from left to right, the reaction goes from left to right, goes के लिए आप GOES यूज करेंगे स्पेलिंग्स। ठीक है जी, आगे आप फिर सेमी कॉलन डाल के लिखेंगे इन द डायरेक्शन कॉल्ड फॉरवर्ड, या आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्शन इज फॉरवर्ड। ठीक हो गया, ये आपके पास पहली स्टेटमेंट बनेगी और इसके साथ जो पहली डायग्राम है अगर आप ये बनाएंगे तब ये आपका एक शॉर्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पे आ जाइए,
अब आपको नजर आ रहा है जो क्यूसी का सर्कल है वो साइज में क्या है, बड़ा है, जबकि केसी का छोटा है। इट मींस दैट इस मर्तबा क्यूसी की वैल्यू बड़ी है और केसी की छोटी है। बीच में आप एरो देखिए तो लिखा हुआ है रिवर्स, और इस मर्तबा हेड किसकी तरफ है, क्यूसी। अब आप क्या लिखेंगे जी, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, यानी ये वाली आप इस फॉर्म में लिखेंगे। इससे पहले लिखिए इफ, फिर ये लिखिए कि क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, या आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं, केसी इज लेसर देन क्यूसी, कॉमा द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आप फिर इसके बाद सेमीकोलन का साइन डालेंगे और लिखेंगे द डायरेक्शन इज रिवर्स, ठीक है। ये आपके पास दो हो जाएंगी जी स्टेटमेंट्स के साथ दो डायग्राम्स। नेक्स्ट सिंपल है, आप लिखेंगे इफ QC इज इक्वल टू KC, यानी ऐसे इफ QC इज इक्वल टू KC, कॉमा द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस पे होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने फ्लो में लिख दिया है, इधर आपने इक्विलिब्रियम स्टेट लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में स्टार्टिंग से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते किसको आ रहे हैं, केसी को, इस वजह से यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट लिखना जरूरी। अच्छा अब आप देखिए कि इसकी जो डायग्राम है उसमें जो साइज है क्यूसी के सर्कल का और जो साइज है केसी के सर्कल का, बोथ आर सेम, ये दोनों क्या हैं, सेम साइज है, ठीक है। अच्छा यहां तक आप इसको रखेंगे स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने आपको इस टॉपिक में देखिए एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाया, आपने वो कंप्लीट किया, फिर मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि पेज नंबर 13 पे जो तीन आपको स्टेटमेंट्स के साथ डायग्राम्स नजर आ रही हैं, ये एक्चुअल में तीन इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन वो आपको ये पूछ सकते हैं, इफ QC इज ग्रेटर देन KC देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन है एक, इसी तरह के तीन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। अच्छा इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एक्चुअली इसमें दो टॉपिक्स हैं। पहला हमने जो आज अभी डिस्कस कर लिया है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और सेकंड आपको अगले पेज पर नजर आ रहा होगा प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है, और दोनों ही इजी क्वेश्चंस हैं अगर अच्छी तरह समझ आ जाएं, लेकिन अगर समझ ना आए तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये। बहरहाल अभी होपफुली जो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, ये इजी था, कन्वीनियंट था, और होपफुली ये आपको समझ भी आ गया है। इसकी मार्किंग बहुत सिंपल है, जहां तक शॉर्ट का हमने आंसर लगाया था और रिएक्शन लिखा था उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर वी विथड्रॉ द सैंपल्स, यहां से ऑनवर्ड आपने क्यूसी का जो आंसर निकला है 8.0 वहां तक इसी तरह लिखना है। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ है एज द न्यूमेरिकल ऑफ क्यूसी, ये वाला पैराग्राफ आपने कंप्लीट लिखना है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। फिर अगले पेज पे जो तीन स्टेटमेंट्स आपको लिखवाई या बुक पे जो लिखी हुई हैं और उसके साथ आप कह लीजिए तीन डायग्राम्स हैं, वहां तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए अगर ये लॉन्ग आएगा तो आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे, नहीं तो इसके इंटरनल तीन शॉर्ट और एक एक्सरसाइज का शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का है, प्रेडिक्शन का, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। आपसे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि इसमें से इंटरनल एमसीक्यूज बनाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक लास्ट बात करना चाहूंगा और फिर आज के लेक्चर की इजाजत चाहूंगा कि स्टूडेंट्स मैंने लास्ट टाइम आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे, इंटरनल एग्जांपल्स करवाई थी, उनके यूनिट्स निकाल कर बताए थे। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर 18 के बॉटम पे एक न्यूमेरिकल था वो कंप्लीट करवाया था, ठीक है। अब मैंने आपको पेज नंबर 19 पे जो न्यूमेरिकल रह गए थे तीन, उसमें सेकंड न्यूमेरिकल हाइड्रोजन आयोडाइड का दिया था होमवर्क के लिए, होपफुली वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। फिर मैंने ये सोचा था कि जी मैं आपको थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल करवा दूंगा, लेकिन मैंने इस चीज को दोबारा ऑब्जर्व किया और देखा कि थर्ड एंड फोर्थ न्यूमेरिकल इजी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी ट्रिक है यूनिट्स निकालने की, ठीक है। यूनिट्स निकालने की ट्रिक क्या है,
आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा और यूनिट्स को मेजर करना पड़ेगा। क्योंकि आपने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स भी पढ़ा है नो डाउट, और आप अच्छी तरह उस सब्जेक्ट से वाकिफ हैं, तो आप इजीली उन यूनिट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसकी रिजेंबलनेस पे मैं आपको ये बताता चलूं कि जो प्रॉब्लम 9.3 है वो कुछ हद तक आपकी मदद कर सकती है। तो इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 है एंड न्यूमेरिकल नंबर 4 है, स्टूडेंट्स ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो हैं इसको आप खुद घर पे एज अ होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करिए। ठीक है, और अगर इससे कोई रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम आए देन आप इस वीडियो के लास्ट पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो टेक्स्ट की फॉर्म में भी इनसे न्यूमेरिकल से रेलिवेंट या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है उससे रेलिवेंट पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बस इतनी सी बात थी। आज का जो वर्क हमारा जो वर्क फॉर डे 7 है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फर्स्ट टॉपिक प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 8 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअल में जो बेसिकली हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग थी या मेजर हेडिंग थी वो आपके सामने मेंशन है, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें आज हम सेकंड आर्टिकल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको अभी मैंने मेंशन किया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के नाम से। लेकिन इससे पहले एक वर्ड स्टूडेंट्स ऐड है विच इज प्रेडिक्शन। एंड लास्टिंग आपको ये बताया गया था कि हम सपोज करके न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड उन वैल्यूज की सपोज करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है और उस रिएक्शन की एक्सटेंशन या उसका एक्सटेंड होना क्या है। तो जो उसकी एक्सटेंट रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वो एक्चुअल में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्शन को तो हमने वर्क फॉर डे 7 में कंप्लीट कर लिया था। आज वर्क फॉर डे 8 में हम एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की प्रेडिक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये प्रॉपरली देखा था कि कैसे अगर हम वैल्यूज की एडिशन करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज की, तो उन एडिशन की वजह से हमने ये चीज देखी थी, कितनी इंपॉर्टेंट थी कि जी कैसे हमारा जो रिएक्शन है वो कैसे आगे कंटिन्यू होता है और उसमें कैसे हमें फॉरवर्ड, रिवर्स और कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पता चलता है। तो आज हम क्या करेंगे, हम फर्दर मोर डिस्कशन करेंगे और आज सीखेंगे कि एक रिएक्शन एक्सटेंट कैसे होता है, मतलब उसका फैलाव कैसे होता है। तो रीडिंग से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 13 से कि जी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। सेम वही बात कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी एक्चुअल में वो बताएगी हमारे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसलिए ये बात मैंने कॉमन लिखी थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जब आप इंसर्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में तो वो एक्चुअल में आपको उस रिएक्शन की डायरेक्शन और उसके एक्सटेंट होने यानी दोनों के बारे में बताएगा। It indicates to which extent reactants are converted to products, और यही इंडिकेशन करेगा कि कैसे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन फैक्ट, दर हकीकत, इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स, कि कितनी दूर तक रिएक्शन चलेगा बिफोर एस्टैब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के आने से पहले। ठीक है जी।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम रिएक्शन के एक्सटेंट होने की बात करेंगे, देन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ इस टॉपिक के बारे में जो आपने याद रखनी है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी कि आपने प्रोडक्ट जो हैं उनके ऊपर जरा कंसंट्रेशन करना है और प्रोडक्ट वाले पॉइंट को अच्छी तरह समझना है, तब ये टॉपिक जो है ये आपको इजीली जो है वो समझ आएंगे। तो इसको आगे लेके चलते हैं। कहते हैं जी कि अगर आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है तो यहाँ पे हमारे पास तीन जो हैं वो पॉसिबिलिटीज बनती हैं किसी भी रिएक्शन के बारे में। पॉसिबिलिटीज क्या हैं? पहली ये हो सकती है जी कि लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज आ जाए। दूसरा ये हो सकता है कि जी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कि हमारा जो केसी है कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम उसकी वैल्यू स्मॉल आ जाए। ठीक है। थर्ड फिर आप समझ जाते हैं, अगर एक बात लार्ज है दूसरी स्मॉल है तो वो क्या होगी जी, नीदर लार्ज नॉर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, पूरा नहीं लिखा मैंने, बस लिख दिया, आपको यकीनन समझ आ गया। यानी ये तीन स्टूडेंट्स हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें केसी की या तो वैल्यू लार्ज हो सकती है या स्मॉल हो सकती है, या क्या हो सकती है, ना तो स्मॉल होगी ना ही लार्ज होगी, यानी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी अब हम बात करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी पर आते हैं जी, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। देखिए लार्ज वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या है कि जो केसी है उसकी वैल्यू लार्ज आ रही है, इट मींस दैट कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बन चुके हैं। अब मुझे कैसे पता चला, तो आपको याद होगा कि हम लिखते थे केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि आपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट करना है, तो अगर आप इसका एक रिएक्शन बनाए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तो आप ये सिंप्लीफाई करते हैं जी कि ये एक्चुअल में ये है कि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। ऐसे ही है ना, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स, यानी जितनी केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ही इंक्रीज होगी, या इस तरह कह लीजिए जितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा है केसी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर मैं टॉपिक में कह रहा हूं कि केसी जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है, बड़ी है, इट मींस दैट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या है, बड़ी है, लार्ज है। यहां पे सिर्फ एक बात जो आपने लास्ट समझनी है वो ये कि जो प्रोडक्ट हैं ये बने कैसे। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स प्रोडक्ट बनते किन की वजह से हैं, रिएक्टेंट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, रिएक्टेंट्स की वजह से। तो रिएक्टेंट्स इट मींस दैट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देंगे। इट मींस दैट कि इस तरह के केमिकल के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जितने भी होंगे वो जब सारे प्रोडक्ट बना देंगे तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा रिएक्शन चला गया है कंप्लीटिशन की स्टेज पर, यानी कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स हैं वो सारे किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, प्रोडक्ट्स में। यानी अब इस तरह के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे। नेग्लिजिबल, इनकी अमाउंट कम हो जाएगी, यानी बराए नाम रह जाएगी, क्योंकि अब वो सारे क्योंकि प्रोडक्ट तो बन चुके हैं। ठीक है, अब इस तरह के रिएक्शंस में स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल दी गई है बुक पे, आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन मोनोक्साइड 7 ऑक्सीजन गैस, ये देखिए 2 कार्बन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, 7 आपको रिवर्सेबल एरो नजर आ रहा है। ठीक है, और प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2, कौन सी गैस है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसके आगे वैल्यू देखिए, जो इसकी केसी की वैल्यू है, वैल्यू गिवन है, आपने ये याद करनी है सेम इसी तरह
2.2 इंटू 10 की पावर 22, 2.2 इंटू 10 की पावर 22। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि 10 की पावर 22 का मतलब क्या है। इट मींस दैट के 2.2 के बाद 22 जीरो जो हैं वो ऐड होंगे। इट मींस दैट ये केसी की बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट है, वो बहुत बड़ी जो है वो कंसंट्रेशन है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ केसी जो है वो आती है। अब बुक पे आ जाइए। Large numerical value of Kc. The large numerical value of Kc indicates that at equilibrium position, equilibrium की जो position है उस पे the reaction mixture consists of almost all product and reactants are negligible, कि दोनों जो हैं वो बराए नाम रह जाएंगे। The reaction has almost gone to completion, कि रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने की सतह पर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वही लाइन लिखी हुई है और आखिर पे 1000 केल्विन टेम्परेचर लिखा हुआ है। इट मींस दैट कि इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए 1000 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं कि इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ये जितने भी टेम्परेचर आ रहे हैं ये सारे इंटरनल एमसीक्यूज हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड के रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो कितने केल्विन था, देन यू हैव टू टेल देम इट इज 700 केल्विन। सेम इसी तरह लार्ज वैल्यू ऑफ केसी में आपने ये देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो इसकी केसी की वैल्यू आई 2.2 इंटू 10 की पावर 22। तो ये केसी की वैल्यू किस टेम्परेचर पे आई आपने ये याद करनी है कि जी द टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, द टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। ठीक है, ले जी स्टूडेंट्स हमने पहली पॉसिबिलिटी जो है वो यहां तक कंप्लीट कर ली है। ठीक है, विच इज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। अब आगे मूव करते हैं जी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। देखिए जैसे आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपको पहली पॉसिबिलिटी या पहली डायग्राम समझ आ जाए तो आगे समझना आसान है। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का क्या मतलब है? देखिए स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये है, प्रोडक्ट का वर्ड याद रखना आपने आपको बताया था। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा। ये अब हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट कर लेते हैं पहले स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। ठीक है, पहले जहां से स्टार्ट करूंगा वो ये कि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स। स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी का मतलब कि इस दफा केसी की मिकदार कम है, केसी की कंसंट्रेशन कम है। अगर केसी की कंसंट्रेशन कम है इट मींस दैट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या है, कम। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्टेंट्स के बारे में क्या होगा? होगा ये स्टूडेंट्स के जितने भी रिएक्टेंट्स थे वो सारे के सारे अभी अवेलेबल हैं, अभी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की मिकदार यानी कंसंट्रेशन वो अभी कम है, जिस वजह से केसी की वैल्यू स्मॉल आई है। इट मींस दैट के रिएक्टेंट्स तो अवेलेबल हैं लेकिन प्रोडक्ट जो हैं वो क्या हो गए, नेग्लिजिबल यानी बराए नाम। ठीक है जी, सिंपल स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल it indicates that the equilibrium has established with a very small conversion of reactants to product, यानी reactants जो हैं वो बड़ी कम मिकदार से प्रोडक्ट बना रहे हैं। It means that at equilibrium position almost all the reactants are present, कि जितने भी reactants होंगे they are all present, जितने भी reactants होंगे they are all present but the amount of products is negligible, लेकिन जो products हैं उनकी concentration जो है वो negligible बनेगी। Such type of reaction never go to completion। हाँ जी, ये बात मैंने अभी बतानी थी, वैसे अगला स्टेप यही था, जैसे यहां पे बताया था कि ये कंप्लीट हो जाते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी never go to completion।
अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट क्यों है? तो सिंपल सी बात कि रिएक्टेंट सभी अवेलेबल हैं, जब तक वो सारे प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन क्या है जी कि आपके पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे, इसको डिकम्पोज किया गया तो नाइट्रोजन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी, यानी ये रिएक्टेंट्स थे और ये क्या थे? प्रोडक्ट्स। और आप इसकी Kc की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस, क्या पावर है जी? 10 की पावर -9। -9 का मतलब है कि ये 3 के पीछे 0 लगेंगे। इट मींस दैट के जो कंसंट्रेशन है, वैल्यू है, मिकदार है, वो बहुत कम होगी, वो बहुत क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमारे पास आ गया जी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc। ठीक हो गया, सिंपल सा था, होपफुली समझ भी आपको आ गया होगा जी। नेक्स्ट जो है वो सिंपल है, उसे अगर हम राइट नहीं भी करते तो वो हमें वैसे ही समझ आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। ये थर्ड पॉसिबिलिटी है जिसमें ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होगी, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा या कम होगी, बल्कि क्या होगा? दोनों की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंपेरेबल होंगी, सॉरी कंपेरेबल होंगी। कंपेरेबल का मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो एक जैसी होंगी, उनका कंपैरिजन हो सकता है। तो क्या कहते हैं जी? सच रिएक्शंस हैव comparable amounts of reactants and the products at equilibrium position। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको देख के आपको पता चलेगा कि यस ये असल में कंपेरेबल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की, वो क्या है और कैसे पता चलेगा कि Kc की वैल्यू बड़ी है या छोटी? देखिए, जब हमने लार्ज वैल्यू ऑफ Kc स्टार्ट किया, ये असल में हमारे पास क्या था? लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। तो इसमें जो हमारे आंसर आया था उसमें 10 की पावर पॉजिटिव थी। पॉजिटिव का मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। जब हमने स्मॉल वैल्यू की बात की तो 10 की पावर नेगेटिव थी, यानी इसकी वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर आप थर्ड पॉसिबिलिटी देखें, थर्ड पॉसिबिलिटी, उसमें आपको नजर आएगा आंसर Kc का क्या है? 0.211। इसके साथ आपको कहीं पे कोई भी 10 की पावर नजर नहीं आएगी, 10 की पावर नजर नहीं आएगी। इट मींस दैट कि 10 की पावर ना होने की वजह से ना तो पॉजिटिव है कि बड़ी वैल्यू होगी, ना ही नेगेटिव है कि वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, अच्छा, नीचे सिंपल सा रिएक्शन है N2O4 टू फॉर्म डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अगले पेज पे 2 लाइंस और हैं जी कि इट इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यानी टूटना, स्प्लिट होने का रेट एंड द कॉम्बिनेशन टू फॉर्म दिस आर ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू ईच अदर। यानी जितने रेट से वो टूट रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, उतने ही रेट से वो कंबाइन हो रहे हैं। इनके रेट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये हमने कंप्लीट किया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का टॉपिक। इस चैप्टर का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, नो डाउट। इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह याद करिए एंड होपफुली जैसे ये आपको पढ़ा दिया गया है, ये इतना डिफिकल्ट रहा नहीं होगा कि आपसे ये याद ना हो। इसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम पेज नंबर 16 एंड 17 पे कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। देखिए, ये एमसीक्यूज जो हैं स्टेटमेंट्स वाले हैं, इनकी स्टेटमेंट्स हैं लेंथी। ये पहली बात तो ये है कि इन एमसीक्यूज को आपने खुद रीड करके मार्क करना है। जो कह लीजिए इजी हैं, जिनको पढ़ने से आपको थ्योरी रिवाइज होगी, वो एमसीक्यूज तो मैं आपको अभी नहीं लगवा रहा, ठीक है। लेकिन जो एमसीक्यूज कह लीजिए छोटे भी हैं और जो बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो मैं आपको करवा देता हूं। देखिए, जैसे आपके पास पहला एमसीक्यूज, बल्कि पहला जो है वो आप खुद करेंगे। सेकंड एमसीक्यूज देखिए, इन द लाइम किल्न, किल्न कहते हैं भट्टी को, एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो स्प्लिट होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है।
कहता है गोज टू कंप्लीटिशन, यानी नीचे से 4 ऑप्शन ऐसी हैं जिनमें से एक को अगर आप टिक करेंगे तो इस चीज का अंदाजा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो गया, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बेटा हमने ये पढ़ा था कि रिएक्शन तब ही कंप्लीट होता है जब फ्लास्क ओपन होती है, और अगर फ्लास्क ओपन होगी तो कोई भी गैस उस फ्लास्क में से निकल जाएगी, यानी एस्केप कर जाएगी। अब अगर आप रिएक्शन को गौर से देखें और अगर फ्लास्क ओपन है तो कैल्शियम ऑक्साइड आपकी प्रोडक्ट बचेगी, जबकि साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। आप इसके साथ एरो लगा लीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाएगी, फ्लास्क में से निकलेगी और चली जाएगी, यानी आप टिक करेंगे सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स कॉन्टिन्यूसली, वो एस्केप करती जाएगी और रिएक्शन आपका कंप्लीटिशन स्टेज पे आ जाएगा। लेकिन जी इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है, ये मैं बताना चाह रहा था लेकिन जितनी आपको प्रैक्टिस करवाई है होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर टिक भी कर दिया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के हिसाब से करेंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स तकरीबन सारे वही एमसीक्यूज हैं जो स्टेटमेंटल हैं, सॉरी स्टेटमेंट हैं जिनमें, और ये स्टेटमेंट्स आप रीड करके इन्हें टिक करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 12 है, वो बताने वाला है, समझाने वाला है। देखिए कहता है जी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं अमोनिया गैस। रिएक्शन गिवन है, केसी की वैल्यू गिवन है। कहते हैं व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इसमें क्या चीज प्रेजेंट है। तो अब आप ये देखिए कि इस रिएक्शन को देख के आपने ये बताना है कि जो इक्विलिब्रियम का पूरा मिक्सचर है उसमें क्या चीज मौजूद है। तो इसका आंसर बी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ये तीनों चीजें जो हैं ये मिक्सचर में मौजूद हैं। इसी तरह 13 एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5। ठीक है, ये एमसीक्यूज मैं आपको ये बताता चलूं कि ये एमसीक्यूज की जो स्टेटमेंट है इट इज सो मच रिजेंबल टू प्रॉब्लम 9.3। ठीक है, लेकिन उसके यूनिट्स में और इसके यूनिट में डिफरेंस या फर्क ये है कि वहां पे आपने केसी के यूनिट्स भी ऐड किए हुए थे और PCl5 को मेजर करना था, लेकिन इधर ये सीधी सी आपके पास यूनिट्स की कहानी है। तो ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं एक एमसीक्यूज, ये देखिए सिंपल सा रिएक्शन है जी, PCl3 प्लस Cl2 टू फॉर्म PCl5, यूनिट्स बताने हैं। क्या तरीका था जी, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, ये आप रफ पे इसको करते हैं हमेशा। प्रोडक्ट क्या है जी, PCl5 हमारे पास प्रोडक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे। PCl3 हमारे पास रिएक्टेंट में आ जाता है और Cl2। ठीक है जी, Kc बन गया। अब इस Kc के यूनिट्स को पुट करेंगे, मोल पर dm क्यूब आ जाएगा जी PCl5 का यूनिट, इसी तरह PCl3 का आ जाएगा मोल dm पर क्यूब। ठीक है, और Cl2 का भी क्या आ जाएगा, मोल dm पर क्यूब। ऊपर वाला यूनिट इससे कट जाएगा। ठीक है, इसकी कटिंग के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई देखें इसको तो क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे जो यूनिट बचा वो क्या जी, मोल dm पर क्यूब। अब क्या होगा, अगर आपने Kc प्रॉपरली निकालना है तो ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन इसके साइन चेंज हो जाएंगे। मोल पॉजिटिव में है तो -1 हो जाएगा, डेसीमीटर -3 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपके जो हैं ये एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा, मोल पर dm क्यूब, जो आपको बुक पे ऊपर सी ऑप्शन नजर आ रहा है। ये आपको करके इसलिए बताया क्योंकि ये एमसीक्यूज इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, चलिए बाकी एमसीक्यूज देख लीजिएगा। अब आप शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो 13th शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें आप देखिए तो वो क्वेश्चन वो ही स्टेटमेंट बन रही है जो मैंने आपको वर्क फॉर डे 7 में 3 डायग्राम्स वाले क्वेश्चन बताए थे। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चेंज कर लें तो आपके तीनों क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप इसको रीड कर लीजिए, आपको खुद ब खुद इसका आंसर समझ आ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के वो मैंने आपको पहले ही साथ साथ कंप्लीट करवा दिए थे।
एंड होपफुली जो एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आपने सिर्फ रीड करना है, उसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। इसके अलावा जहां तक बात नीचे लॉन्ग क्वेश्चन की है, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की, वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया था फर्स्ट डे। सेकंड क्वेश्चन मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी मैंने आपको रीड करवा दी थी। थर्ड क्वेश्चन है जी लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के 2 फेजेस हैं, यानी 2 हिस्से हैं, एक अलग है लॉन्ग और एक अलग है। ये वाला जो राइट किया है इन्होंने वो सेकंड वाला है, जिसमें हमने मोलर पार्स बनाई थी कोएफिशिएंट्स वाली। और चौथा जो लॉन्ग है, फोर्थ वन, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कि व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है। अब देखिए ये जो लॉन्ग है एक्चुअल में इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों अलग अलग आते हैं। यानी अब पहले तो एक्सरसाइज में इस तरह राइट किया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि वो डायरेक्ट आपको कहता है जी राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटीज, इस तरह मतलब ये आपको लॉन्ग आएगा। और इसी के साथ आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स की बात मैंने आपको कंप्लीट प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर फर्स्ट, और अगर हम क्या कहते हैं नंबरिंग के हिसाब से देखें फर्स्ट, लेकिन बुक की नंबरिंग के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आज कंप्लीट होता है। होपफुली इसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आपने पहले अपनी लाइफ में कहीं पर भी डिस्कस नहीं की होंगी, और इस चैप्टर ने आपको काफी कुछ सिखाया है। ठीक है, इसको अच्छी तरह याद करिए, इसके अपने पास नोट्स बनाइए, असाइनमेंट्स बनाइए, एंड स्पेसिफिकली इसमें जो पर्टिकुलर एमसीक्यूज हैं इंटरनल, वो एमसीक्यूज जरूर अपने पास नोट्स में बनाइए ताकि आप सारी रीडिंग कर सकें। इसके साथ साथ जैसे जैसे मैंने आपको गाइड किया स्टूडेंट्स, मेरी गाइडलाइन को फॉलो करिए एंड चैप्टर को कंप्लीट करिए। लीजिए स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्क फॉर डे 8 यहाँ तक कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा चैप्टर भी आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।